नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हमने देखी कि बहुत अच्छी खबरें आई। जुलाई आते ही दूसरी तिमाही की शुरुआत हो चुकी है। पहली तिमाही के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर हैं। जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसी अच्छी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। जीएसटी के 7 साल पूरा होने के अवसर पर वित्त मंत्रालय ने सशक्त व्यापार समग्र विकास जीएसटी के तहत कारोबारियों की संख्या में 1.5 गुना का इजाफा, औसत कलेक्शन भी करीब 2 गुना हुआ, आम जनजीवन की कीमतों में आई कमी। पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत। जून महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर के 58.3 पर, कंपनियों में रोजगार देने की रफ्तार अपने 19 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। भारतीय रिजर्व बैंक 4 आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में हुआ शामिल। इसके तहत क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। नेक्सस अगले साल तक भारत की यूपीआई को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस के साथ जोड़ेगा। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज फिर से बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार में ऑल टाइम हाई पर बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि लगातार अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण एक ज़रूरी अंग है। एचएसबीसी के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारत का जून महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.3 पर है, जो मई में 57.5 पर था। बता दें कि इंडेक्स में 50 के ऊपर का आंकड़ा मांग में विस्तार को दिखाता है। पीएमआई में ये बढ़ोतरी मांग में उछाल की वजह से हुई, जिसमें नए ऑर्डर्स, उत्पादन और खरीद के स्तर को विस्तार मिला है। इसके अलावा रोजगार की बात करें तो इस सर्वे में कहा गया है कि पीएमआई के आंकड़े पिछले महीने से बेहतर हुए हैं और कई कंपनियों ने 19 सालों में सबसे तेज रफ्तार से नौकरियां दी हैं। इस बीच जून महीने में लागत मूल्य का दबाव भी मई की तुलना में कम हुआ। कंपनियों ने मई 2022 के बाद से बिक्री मूल्यों को उच्चतम स्तर पर रखा और अच्छी कमाई की। सर्वेक्षण के मुताबिक कंज्यूमर गुड्स उद्योग का प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत रहा। साथ ही मध्यवर्ती और निवेश वस्तु श्रेणियों में भी पर्याप्त वृद्धि दिखाई दी। एचएसबीसी के सर्वेक्षण में कहा गया है कि जून में नए निर्यात ऑर्डर्स में फिर से काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप और अमेरिका से मांग में बढ़त देखी गई। आपको ध्यान होगा कि जो चीन के पीएमआई डेटा जारी किए गए थे उसके मुताबिक लगातार दूसरे महीने वहां पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया। भारतीय रिजर्व बैंक 4 आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो चुका है। इसके तहत क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में कहा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा बनाए गए नेक्सस का मकसद भारत के यूपीआई को आसियान सदस्य देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तेज पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ना है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि बीआईएस और इन 4 देशों के केंद्रीय बैंक, जो कि बैंक निगारा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंक गो सेंट्रल एनएसजी फिलिपिनास और मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर में और आरबीआई के बीच में 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बासल में एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को कई और देशों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे 2026 तक लाइव किया जाएगा। नेक्सस रिटेल क्रॉस बॉर्डर में पेमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे भुगतान तेज और कम लागत पर किया जा सकेगा। तो ये नया सिस्टम क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट का अभी फिलहाल जो क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट होता है, जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उस पर अमेरिका का दबदबा है। बाजारों की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी की आज शुरुआती से संकेत हमें मिले, हालांकि नेगेटिव बायस के साथ गिफ्ट निफ्टी 24,263 पर नजर आया, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही तेजी के साथ शुरुआत नजर आई। 79,662 186 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स ओपन हुआ। निफ्टी में भी 57 अंकों की बढ़त दिखाई दी। निफ्टी आईटी करीब आधी फीसदी की बढ़त के साथ
कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। ONGC 1.7% ऊपर है। आयशर मोटर्स में 1% से ज़्यादा, HCL टेक्नोलॉजी में 1% से ज़्यादा, विप्रो में 1% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दी। भारतीय एयरटेल भी करीब 0.25% की रफ्तार के साथ आज शुरुआती कारोबार में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी वॉलेटिलिटी है। लूजर्स में बजाज ऑटो, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें 0.8 से 0.4 के बीच गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी गिरावट आज शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद आज दिखाई दी। प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त नज़र आ रही है। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुख। डाउ जोन्स फ्यूचर 70 अंक नीचे, S&P 500 14 अंकों पर, नैस्डैक में 146 अंकों की बढ़त वायदा कारोबार में नजर आ रही है। कल की बंदी देखें, लंदन में काफ़ी फ्लैट कारोबार बंद हुए। फ्रांस में 81 अंकों की बढ़त और जर्मनी में डैक्स इंडेक्स 55 अंकों पर बंद होता हुआ नजर आया। आज शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान में 150 अंकों की बढ़त के साथ 39,780 के स्तर पर निकी 225, हैंग शेंग 17,827 पर, कॉस्पी 2,784 नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। $86.74 प्रति बैरल के स्तर पर आज कच्चे तेल की कीमत नजर आई। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। करीब 17 सालों की लंबी चर्चा के बाद देश ने आज़ादी का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देखा। 1 जुलाई 2017 को GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने एक देश, एक टैक्स और एक बाजार का सपना साकार किया। गुड एंड सिंपल टैक्स के तौर पर शुरू हुए इस सफर ने अब 7 साल पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने सशक्त कारोबार, समग्र विकास इस थीम के साथ 7 सालों के सफर को याद किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 1 जुलाई 2017 को जब देश में GST यानी वस्तु और सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया तो अधिकारी से लेकर कारोबारी तक सभी इसके परिणाम को लेकर सशंकित थे। लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होते गए और GST से कारोबारियों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो गई। GST से न केवल टैक्स और उनकी दरें आसान हुई बल्कि टैक्स चोरी पर भी लगाम लगी और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी हुई। GST से कारोबारियों की दिक्कतें कम हुई और व्यापार आसान हुआ। GST आने से जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था और जो हमारे कागज बनाने में, उसको लिखने में, सरकार के 2-2, 4-4 विभागों में धक्के खाने के और उनको समझाने में, अलग अलग जगह पे समझाने में एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता था हमें। तो वो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया कि अब हमें एक ही जगह अपनी बात रखनी है। दरअसल GST लागू होने से पहले देश भर के तमाम राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं। टैक्स चोरी रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। चुंगी और व्यापार कर चौकियां भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई थीं। ट्रांजैक्शंस में भी देरी होती थी। मल्टीपल टैक्सिंग की वजह से चीजें महंगी थीं। पंजीकृत व्यापारियों की तादाद कम थी, इसीलिए सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। GST लागू कराने के लिए संसद के दोनों सदनों से 4 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक थे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु और सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक 2017। इन्हें सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया और फिर राज्यसभा ने इन्हें आम सहमति से लोकसभा को वापस लौटा दिया। दरअसल 101वां संविधान संशोधन एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर लगाने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कर वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी। संविधान संशोधन के बाद सारे अप्रत्यक्ष करों के बदले
जीएसटी लागू करने की राह खुल गई। भारत में हमने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया और उसके बाद देश की इकॉनमी में कितनी अर्थव्यवस्था में कितनी तरक्की हुई है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने इस 7 साल में जो 90,000 करोड़ से कैलकुलेशन जीएसटी की कलेक्शन होती थी, आज की डेट में लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर लगा दी गई है। साथ के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है। वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी जो थी वो पूरी कामयाब हो गई है। जीएसटी की सफलता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि इसके लागू होने के बाद 1 साल के भीतर ही जून 2018 तक करीब 1,12,45,000 से अधिक कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं जून 2019 में रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या बढ़कर 1,22,90,000 से अधिक हो गई। साल दर साल बढ़ता हुआ ये आंकड़ा अब तक करीब 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है। जीएसटी लागू होने से जहां देश में कारोबार करना आसान हुआ, वहीं इससे छोटे बड़े सभी कारोबारी लाभान्वित हुए हैं। जीएसटी के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश के सभी राज्यों में कर की दर एक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रतीक जैन, पार्टनर पीडब्ल्यूसी इंडिया, इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रतीक, बहुत धन्यवाद। आपने जीएसटी को बहुत करीब से देखा है और सफ़र भी देखा वैट का, और उसके बाद जीएसटी जब लागू हुआ, कितना गुड एंड सिंपल टैक्स हुआ है पिछले 7 सालों में, अगर इस सफ़र को आप समेटने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, अभी पूरा देश जो है T20 वर्ल्ड कप की खुशी मना रहा है। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो जीएसटी के 7 साल हमारे पूरे हुए हैं। हमको नहीं लगता इतनी जल्दी वो शायद सेटल हो पाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके प्रोग्राम में दिखाई गई हैं। मुझे लगता है कि जीएसटी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट हैज बीन अ गेम चेंजर। आप स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी की बात करें, सीएसटी जो नहीं है अब सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसकी वजह से सप्लाई चेन बॉटलनेक्स खत्म हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान को जल्दी पहुंचाया जा रहा है। तो अगर आप वो देखें, स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी काफी हुई है। रेट ऑफ टैक्स जो है वो इफेक्टिव टैक्स रेट कम हुआ है, तो इससे कंज्यूमर्स को भी राहत मिली है। आप एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन से शुरू में, तो इसका मतलब ये था कि जो भी प्रॉफिट या जो भी मुनाफा हो रहा है कारोबारियों को, उनको पास ऑन करना जरूरी था कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा हुआ है। टैक्स बेस काफी एक्सपैंड हो गया। अब उनके पास, गवर्नमेंट के पास डेटा है, इनवॉइस लेवल डेटा, जो उस डेटा को आगे यूज करके टैक्स लीकेजेस को और कम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रहा है। अभी मैं देख रहा था जो बात चल रही थी कि 90,000 करोड़ पर मंथ से लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास हम आ गए हैं पर मंथ। तो उसमें काफी इस तरफ से देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है टैक्स सिस्टम। ऑफ कोर्स कुछ चीजें और करने की जरूरत है अब आगे। अभी लास्ट जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे फैसले लिए गए और ऐसा लगता है कि अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो होगी, मोर रेगुलरली होगी और ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। अभी रेट रैशनलाइजेशन की बात चल रही है, तो एक जो कमेटी पहले बनी थी उसको एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो उसको अब चेयर करेंगे। तो जो 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28, वो शायद घटकर अब 3 स्लैब रह जाएंगे जब ये फैसला होगा। तो वो अच्छा होगा। स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी की जरूरत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने की जरूरत है, रियल एस्टेट को लाने की जरूरत है। तो बहुत काम अभी करना बाकी है। लेकिन अगर आप 7 साल देखें, तो चाहे आप कंज्यूमर के लिहाज से देखें या गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर कारोबारियों के हिसाब से, ये बहुत ही सक्सेसफुल टैक्स रिफॉर्म रहा है। प्रतीक जी, अगर अब दुनिया के बाकी देशों के साथ हम कंपेयर करें भारत की जीएसटी व्यवस्था को, तो कैसे आप देखते हैं? और राज्यों ने शुरुआत में काफ़ी इसमें आशंकाएं जताई थी। 5 साल का कॉम्पनसेशन भी उनको नुकसान के लिए दिया गया। तो राज्यों के लिहाज से अब 5 साल के बाद की जो राह है वो आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि अगर जीएसटी नहीं आता तो शायद 18-19 से लेकर 23-24 तक जो टोटल कलेक्शन है स्टेट्स का वो 37.5 लाख करोड़ होता। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये 46.5 लाख करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट्स को भी फायदा हुआ है, बिकॉज अब टैक्स बेस एक्सपैंड होगा। अब 60 लाख पहले रजिस्टर्ड व्यापारी थे, अब 1.4-1.5 करोड़ के आसपास हैं। तो इसका मतलब टैक्स बेस एक्सपैंड हो रहा है। ऑफ कोर्स ओरिजिन बेस्ड टैक्स खत्म हो गया। जैसे पहले अभी माल अगर मध्य प्रदेश से बिहार जा रहा है तो मध्य प्रदेश को टैक्स मिलता था, अब उसको नहीं मिलता है। तो सीएसटी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने की है इतने सालों में। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन खत्म हो रहा है, हो गया रादर। तो स्टेट्स को भी अपने पैरों पे शायद खड़ा होना पड़ेगा और वो एक चैलेंज है, क्योंकि आप टैक्स बेस को और कैसे एक्सपैंड करें।
लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट और सेंटर दोनों देश के लिए साथ में मिलकर उन्होंने काम किया, और इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। अपनी पावर्स को, टैक्सेशन को उन्होंने दे दिया इन फेवर ऑफ जीएसटी काउंसिल। वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद कुछ स्टेट्स को शायद थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो टैक्स बेस काफी एक्सपैंड हुआ है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में स्टेट सारे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे जीएसटी को। प्रतीक जी, अगर एमएसएमई सेक्टर को देखें तो बहुत सारी सहूलियतें, राहत एमएसएमई सेक्टर को दी गई और देश का एक बड़ा हिस्सा इस सेक्टर के तहत आता है और असंगठित क्षेत्र में भी हम शायद 90% से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं उसमें कार्य करती हैं। तो अब इस बेस को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे इसको और ज़्यादा संगठित किया जाए, ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, उसको लेकर के कुछ आपको भविष्य दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये लिया गया था कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका जो साल में 20 लाख, 40 लाख या फिर इवन 1-1.5 करोड़ का काम करते हैं, उनको जीएसटी के दायरे से दूर रखा जाए। तो कंप्लीटली एग्जम्प्ट कर दिया जाए, या फिर 1% कॉम्पोजिशन टाइप का टैक्स लिया जाए, उनको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं हो। और सारे जो टैक्सेस खत्म हो गए, एक्साइज और सेल्स टैक्स सब मिलकर के जब एक टैक्स बन गया, तो व्यापारी को काफी राहत हुई। लेकिन वो ऑफ कोर्स चैलेंज है कि इस टैक्स बेस को और कैसे बढ़ाया जाए। क्लियरली देयर अभी भी टैक्स लीकेजेस तो हैं सिस्टम में। तो अभी कुछ गवर्नमेंट कोशिश और कर रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एक ई इनवॉइसिंग जो है, अभी तक B2B सेगमेंट में लगता है। व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को इनवॉइस करता है तो उस पे ई इनवॉइस चाहिए होता है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर। उस थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे कम किया गया है, मुझे लगता है और कम किया जाएगा। और B2C जो बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस है, उसको उस पे भी ई इनवॉइस लगाया जाएगा। जैसे आम उपभोक्ता, अगर मैं जाके होटल में रहता हूँ, तो होटल आज मेरे को जो इनवॉइस करता है तो उसमें ई इनवॉइस नहीं होता। अब शायद वो धीरे धीरे, मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में वो भी शुरू हो जाएगा। तो उससे गवर्नमेंट के पास जो B2C सेगमेंट है उसका भी काफी डेटा आ जाएगा। तो उससे काफी चेंज होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं और जो डेटा और सोफिस्टिकेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की जो चीजें आ रही है, उससे टैक्स की चोरी को रोकना और आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये टैक्स बेस जो अब आप 60 लाख से एक 1.5 करोड़ तक पहुंच गए रजिस्टर्ड टैक्स बेस, वो आने वाले 2-3 सालों में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो 1.5 करोड़ से बढ़कर के 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक पहुंच जाए। आप कह रहे हैं कि टैक्स बेस बढ़ेगा, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि इसके आगे अब हम रेट रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो गुड एंड सिंपल टैक्स को और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए कुछ और कदम आपको दिख सकते हैं? बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल की बात करने लगे हैं, प्रॉपर्टी की बात करने लगे, जीएसटी के दायरे में शामिल होते हैं। तो आपको लगता है काउंसिल इस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है? अंतिम सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल बढ़ सकती है। रेट रैशनलाइजेशन की बात की जैसे मैंने, वो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, 9 महीने में उस पे जरूर कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद जीएसटी काउंसिल उस पर फैसला करेगी। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल समझे आपने बोला कि पेट्रोल डीजल, मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल में बहुत अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और लिकर आर 2 सेगमेंट्स ऑफ कोर्स रियल एस्टेट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जी जी। टैक्स लगाने का। तो मुझे लगता है पेट्रोल डीजल पे कंसेंसस डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो उससे आप लो हैंगिंग फ्रूट अगर आप देखें तो एटीएफ और नेचुरल गैस को पहले लेके आए और फिर पेट्रोल एंड डीजल की बात करें। रियल एस्टेट को लाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी को लाना है, जरूरी है अभी देश में। तो इन सारे चीजों पे अभी जीएसटी काउंसिल मुझे लगता है कि काफी फ्रीक्वेंटली मिलेगी और फैसला करेगी। अगले 1-2 साल में शायद ये जो शेप है जीएसटी का, वो काफी चेंज होने वाला है। प्रतीक जैन जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और जीएसटी के इन 7 सालों पर हमसे अपने विचार साझा करने, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ गति की वृद्धि के चलते लोगों की आमदनी भी बढ़ी और दैनिक जीवन की जो वस्तुओं की उपभोग है उसमें भी बढ़त देखी गई है। निवेशक भी भारत के इस उपभोग की कहानी में अपना फ़ायदा देख रहे हैं और खपत से जुड़े स्टार्टअप्स में जमकर निवेश कर रहे हैं। डेटा इंटेलिजेंस फर्म ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली छमाही में रिटेल सेक्टर की फंडिंग 32% बढ़कर के 1.63 अरब डॉलर हो गई, जो 23 की पहली छमाही में 1.23 अरब डॉलर थी। 2024 की पहली छमाही में फंडिंग राउंड में 8 में $100 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हुई है। फ्लिपकार्ट ने $350 मिलियन, अपोलो 24/7 ने $297 मिलियन और मीशो ने $275 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इससे पता चलता है कि रिटेल सेक्टर को लेकर के निवेशक भी काफ़ी आशावादी हैं। यूबीएस की भी एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तेज़ रफ्तार की उम्मीद जताई गई है
और यूबीएस के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत में जो कंजम्पशन है वो करीब 2 गुना बढ़ गया है। पिछले साल ये $2.1 ट्रिलियन के स्तर पर था और भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पिछले साल भारत में खपत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि चीन, अमेरिका और जर्मनी उसका मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। और हम नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बुधवार 3 जुलाई को ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। शिखर सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि चलन से हटाए गए 2000 रुपए के 97.87% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं, जबकि 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के नोट बैंक को वापस लेने की घोषणा की थी। पिछले साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार 3.56 लाख करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया उनमें गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपए और गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8% बढ़कर 18.93 करोड़ टन रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में कोल इंडिया का कोयला उत्पादन 70.55 करोड़ टन था। जून के महीने में कंपनी का उत्पादन 9% बढ़कर के 6.3 करोड़ टन हो गया है। भीषण गर्मी के चलते देश में बिजली की रिकॉर्ड खपत जारी है। जून में बिजली की खपत सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 152.38 अरब यूनिट रही। भीषण गर्मी की वजह से घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशन और कूलर जैसे उपकरणों का अत्यधिक इस्तेमाल इसकी मुख्य वजह रही। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों के आईपीओs को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में ब्रांडबीज सॉल्यूशंस, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग शामिल है। गौरतलब है कि गेट ऐप ऑब्जर्वेशन लेटर मिलने के 1 साल के भीतर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। नेवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक के पास प्रस्ताव भेजा है। आईपीओ के तहत 10 रुपए के 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक और शेयरधारक 2200 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए करेंगे। नए शेयर से मिलने वाली रकम से 625 करोड़ रुपए तक का इस्तेमाल कंपनी अपना पूंजी आधार बढ़ाने, सॉल्वेंसी स्तर मजबूत करने और कंपनी के सामान्य कामकाज में खर्च करेगी। पतंजलि फूड्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सभी नॉन फूड बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। यह सौदा 1100 करोड़ रुपए में हुआ है। पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 जुलाई 2024 को इसकी मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस डील को शेयर होल्डर्स, लेंडर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी मंजूरी लेनी होगी। तो ये थी कारोबार जगत की कुछ सुर्खियां, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं। बिल्कुल फ्लैट कारोबार के बीच इस वक्त नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार करते नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस 1.2% सबसे ज़्यादा गेन करता हुआ नजर आ रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक 1.9% नीचे, क्योंकि खबर ये आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अदानी को लेकर के, उसमें अब कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आया है। शायद उसकी वजह से ये स्टॉक आज नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।